रागिनी का शांति हवन होते ही वही हुआ जो चंद्रकला ने कहा था। पहली बार गांव वालों ने उस खौफनाक रूह को अपनी आंखों के सामने देखा। वो गांव में मौत का महाकोहराम लेकर आई थी। तूफानी तेज हवाओं में वहां सबका खड़ा रह पाना मुश्किल होने लगा। लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। पुरोहित जी ने अपनी साधना से कुएं को लाल कपड़े से बंधवा तो दिया, पर उन्हें ये नहीं पता था कि रागिनी की आत्मा कुएं के अंदर नहीं, बाहर है, अपने बदले के इंतजार में। आप सुन रहे हैं कहानी एक जिस्म में दो जान, एपिसोड 5। दूर जंगल के अंदर बने भयावह खंडर के बीच मैदान से काला धुआं उठ रहा था। अर्धनग्न बदन में सफेद भस्म लगाए कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। ये भैरवा है, जिसकी भारी आवाज में गूंजते मंत्र माहौल को और भयानक बना रहे हैं। तभी एक आहट से भैरवा की साधना टूट गई। चारों तरफ भयंकर सन्नाटा। आंख खुली तो सामने कोई नहीं था, और वो जैसे ही पीछे पलटा, अचंभे से भरी उसकी गंभीर नजरें सामने गड़ गईं। सालों बाद अर्जुन और कोमल की रूह उदास परेशान उसके सामने खड़े थे। तब भैरवा ने धीमी आवाज में कहा, मैंने रोका था तुम्हें, बताया था कि वो किसी को मायापुर की सीमा पार नहीं करने देगी। कहा था, हाँ कहा था तुमने, उसका अंजाम भुगत रहे हैं हम। पर नीति की इसमें क्या गलती है? तुम उसे बचा लो, चाहे तो हमें अपने कैद में ले लो, पर उससे बचा लो। कोमल और अर्जुन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे। वो अपनी रूह गिरवी रख नीति की जान बचाना चाहते हैं। भैरवा एक टुक बिना पल के झपकाए दोनों को घूरता खड़ा रहा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मायापुर के लोग हर वक्त खौफ में रहने लगे। सूरज ढलते ही सब अपने अपने घरों में कैद हो जाते। सरपंच ने कुएं की रखवाली के लिए पूरे गांव को जिम्मेदारी दे दी। हर रोज गांव के 2 लोग उस कुएं की रखवाली करते और किसी भी कीमत पर उस लाल कपड़े को हटने से बचाते रहते। इसके बावजूद भी गांव में आए दिन अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। लोगों के कटे हुए सर 2 टुकड़ों में धड़ जैसे आम बात हो गई। कई बार तो गांव वालों ने अपनी आंखों के सामने किसी को करंट से चिपक कर मरते देखा, तो किसी को रेलगाड़ी के नीचे आते। इसी खौफ में कईयों ने गांव छोड़ने की कोशिश की तो थी, पर मौत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मासूम गांव वालों को लग रहा था कि पुरोहित जी ने उस खौफनाक रूह को कुएं के अंदर कैद कर दिया है, पर वो तो हमेशा से बाहर थी, सबके सामने, नीति के शरीर के अंदर। और ये बात सिर्फ चंद्रकला जानती है। शायद इसीलिए गांव वालों को बदहाल देख चंद्रकला उनकी मदद के लिए मान गई। अब हर साल वो कुएं पर रागिनी का शांति हवन करने जाती है। वहीं गांव वाले उस दिन को एक महत्वपूर्ण पर्व की तरह मनाने लगे। बेटी के गम में पुरुषोत्तम पागल सा हो गया। वो हर वक्त डरा सहमा सा रहने लगा। उधर नीति अब बड़ी हो रही थी। चंद्रकला सिर्फ उस वक्त का इंतजार कर रही है जब नीति का पहला मासिक चक्र पूरा होगा और वो रागिनी को उससे अलग कर देगी। बीते 10-12 सालों में चंद्रकला की वीरान जिंदगी को नीति ने बेटी की खुशियों से भर दिया था। सिर्फ चंद्रकला नहीं थी जिसे नीति का राज पता था। एक दिन नीति को भी उसकी मां के अतीत के बारे में पता चला, जब नीति को खेलते हुए घर के सामान में एक फोटो मिली। ये फोटो चंद्रकला की अपनी सगी बेटी की थी, जिसे चंद्रकला ने अपनी प्रारंभिक साधना में बलि के नाम पर कुर्बान कर दिया था, जिसका दर्द उसे आज तक तकलीफ देता है। नीति अब 13 साल की हो चुकी है। उसे भले ही याद ना हो, पर कई बार चंद्रकला ने उसे ऐसा कुछ करते देखा है जो किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं थी। नीति के बड़े होने के साथ ही रागिनी की शक्तियां भी बढ़ रही थी और चंद्रकला जानती थी जिस दिन
रागिनी को अपना बीता कल याद आएगा, वो नीति के शरीर पर पूरी तरह काबू कर लेगी। पर ममता और मोह में फंसी चंद्रकला ने देर कर दी। अमावस्या के एक दिन पहले गांव के कुछ लोग चंद्रकला के घर आए और कहा, चंद्रकला ताई, कल कूप महोत्सव है, सरपंच जी ने कहलाया है कि कुएं पर शांति हवन करना है, समय पर पहुंच जाना। तो मन ही मन चंद्रकला बोली, कल तो नीति भी 14 साल की पूरी हो जाएगी। इस एहसास ने चंद्रकला के मन में बेचैनी बढ़ा दी। फिर उसने नीति की तरफ देखा जो चैन से सोई हुई थी। गांव वाले चले गए और चंद्रकला भी नीति को गले लगाकर उसके बगल में सो गई। आग में जलती तड़पती किसी लड़की की चीखें और झुलसती चमड़ी की सनसनाहट। इस भयंकर सपने से नीति की नींद टूट गई। गहरी काली रात अब भी शांत थी। नीति एक गहरी सांस के साथ अचानक उठ के बैठ गई। चंद्रकला बगल में सोई थी, पर घबराई नीति उस आग की जलन को अब भी महसूस कर सकती थी। उसे अपने सपने का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। तभी नीति की नजर अपने बिस्तर पर गई, जहां चारों तरफ खून फैला हुआ था। डर से उसकी सांसें तेज हो गई। आज उसे अपनी सांसों में एक अजीब सी कंपन सुनाई दे रही थी। नीति अपनी मां चंद्रकला को आवाज देती, पर इससे पहले ही उसकी आवाज अटक गई। नीति का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो जमीन पे गिर गई और तड़पने लगी। नीति बगल में सो रही चंद्रकला को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती, पर उसका शरीर अब उसके बस में नहीं रहा। नीति का पहला मासिक चक्र पूरा हुआ और वो सपना नीति का नहीं, रागिनी की यादें थी। नीति के ऊपर रागिनी की आत्मा ने पूरी तरह काबू कर लिया। उसे सब कुछ याद आ चुका था। अचानक तड़पती छटपटाती नीति शांत होकर बैठ गई। उसका शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में उड़ने लगा और वो उड़ते हुए घर से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद जब चंद्रकला की नींद अचानक खुली तो आसपास खून बिखरा देख वो सहम गई। वो फौरन नीति को आवाज देते हुए चारों तरफ ढूंढने लगी, पर नीति वहां नहीं मिली। चंद्रकला समझ गई कि रागिनी की याददाश्त लौट आई है। वो नंगे पैर चीखते हुए घर से बाहर भागी, नीति को आवाज लगाती हुई, नीति, नीति मेरी बच्ची, नीति, नीति। अब कैसे बचाएगी चंद्रकला अपनी बेटी को रागिनी की कैद से? क्या अमावस्या की पूजा रागिनी की रूह को रोक पाएगी या वो करेगी मायापुर में मौत का तांडव? जानने के लिए सुनते रहिए नुक्कड़ एफएम की कहानी एक जिस्म में दो जान। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कहानी पसंद आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नुक्कड़ एफएम की आगे की कहानियां आप तक पहुंचती रहें।